हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डिटेल्स हम लोग सीखेंगे, FCC का सीखेंगे और HCP का सीखेंगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या होता है ये देखते हैं। पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है कि एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम्स होते हैं और इसके साथ साथ जो क्यूब का सेंटर होता है वहां पर भी एक एटम होता है। ध्यान दें, क्यूब के 8 सेंटर्स पर एक एक एटम्स होते हैं और इनके अलावे एक एडिशनल एटम आपको इस क्यूब के सेंटर पर होता है। ठीक है, ये रेड से जो दिखाया गया ये क्यूब के सेंटर पर के एटम है। सवाल ये उठता है कि टचिंग कंडीशन कहाँ है, टचिंग कंडीशन कहाँ है, ये एजेस के अलावा भी टच करते हैं कि कहाँ टच कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात हमें नोट करने होंगे कि the atom at the body center, the atom at the body center बॉडी सेंटर, ये जो एटम है ये इन सभी कॉर्नर पर रखे गए एटम को अलोंग दी क्यूब डायगोनल टच करता है। ठीक है, द एटम एट द बॉडी सेंटर, ये देखिए द एटम एट द बॉडी सेंटर अलोंग द क्यूब डायगोनल आपको ये इसको टच करेगा। इसी तरह से कोई दूसरा उठा लीजिए, इसके अलावा भी टच होगा। कोई भी डायगोनली अपोजिट एटम के बीच में ये टचिंग कंडीशन में होता है। ठीक है, द एटम एट द बॉडी सेंटर touches all the 8 atoms at the corners। तो ये एक बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसका डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं। कोई भी क्यूब डायगोनल के अलोंग जब आप जाएंगे तो डायग्राम आपको ऐसा बनेगा कुछ, एक एटम, दूसरा एटम और ये आपको बॉडी सेंटर पर का एटम है। ये आपको बॉडी सेंटर पर का एटम है और ये आपको कॉर्नर पर का एटम है और ये भी आपको कॉर्नर पर का एटम है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए ये दोनों एटम जो अपोजिट कॉर्नर्स पर है, जो अलोंग दी मतलब ये एटम और ये एटम ये क्यूब डायगोनल के अलोंग लाइक कर रहा है। इसी को मैंने यहां दिखाया है। अलोंग दी क्यूब डायगोनल दो एटम कॉर्नर पर के हैं और एक एटम जो आपको दिखाया गया है वो बॉडी सेंटर पर। यहाँ पर एक चीज आप और देखें, इसी के अलोंग द क्यूब डायगोनल ही टचिंग कंडीशन होता है। ये अगर ऐसे है, ये आपको क्या है, क्यूब डायगोनल। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूब डायगोनल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये रेड वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूब डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आप देखिए कि क्यूब डायगोनल होता कितना है, कितना लेंथ का। तो ये क्यूब का अगर एज लेंथ आपका a है तो क्यूब डायगोनल आपको √3a लेंथ का होता है। कितना लेंथ होता है, √3a लेंथ का होता है। क्यूब का डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √3a लेंथ का होता है। इसके साथ साथ आपको इसमें यह भी जानना होगा कि ये एटम्स जो कॉर्नर पर के हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इस चीज को भी नोट करना होगा आपको कि ये एक एज पर रखा हुआ एटम है। एटम्स एट दी ends of an
एज, एक एज के इंड पर रखे गए जो एटम होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कोई भी दो ले लीजिए, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। डू नॉट टच ईच अदर, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात सीखते हैं। यहां पर आपको एक से समझ में आया कि ये क्यूब डायगोनल है और इस क्यूब डायगोनल का लेंथ कितना है, √3a है, और ये कितना है, एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर, चौथा आर, ये एटम है तो एटम करेंगे 1 2 3 4, तो हम लोग को आ जाएगा 4r 1 2 3 4 इक्वल टू √3a, √3a हो जाएगा। और यहां से आपको a इक्वल टू 4r बाई √3 चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, दो तरह, आइटम सब एक ही है, आइटम्स सब एक ही, तो आपको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 8 हो जाएगा। क्योंकि ये कितने एटम से सराउंडेड है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर से ये सराउंडेड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, इसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद जेड आपको निकालना होता है। जेड, जेड का मतलब होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। तो आप एक से देखिए, ये एटम कंप्लीटली आपके यूनिट सेल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए 1 × 1 प्लस इन एटम्स को देखिए, पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि वो एटम जो कॉर्नर पर रखा गया होता है उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन ही यूनिट सेल में होता है। तो 8 एटम्स हैं 8 कॉर्नर पर और हर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो जेड का वैल्यू आपको यहां से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जेड का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज आप यहां पर नोट करेंगे जो मैं आपको अभी नहीं, एक अगले वीडियो में आपको मैं कहूंगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, टाइप्स एक बताते रहते हैं, तो इसमें आप टाइप्स नोट कर लेंगे। और एबी टाइप, एबी टाइप कैसे हुआ, ये मैं आपको एक साथ सभी कॉम्प्लेक्स केसेस का एक साथ मैं आपको बताऊंगा कि टाइप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है जो इसमें स्पेस अवेलेबल, जो इसमें स्पेस अवेलेबल है। तो स्पेस अवेलेबल कितना है, यूनिट सेल के अंदर स्पेस कितना अवेलेबल होगा, यूनिट सेल के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और कितना आपने यूटिलाइज किया, तो इफेक्टिवली जितना एटम है उसको आपने यूटिलाइज किया, तो वॉल्यूम ऑफ जेड नंबर ऑफ एटम्स, इस यूनिट सेल के अंदर में कितने एटम्स है, जेड नंबर एटम्स है, उन्हीं का ना स्पेस यूटिलाइज हुआ केवल, तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जेड का वैल्यू इस केस में कितना है, 2, जेड का वैल्यू कितना है आपको, 2 है। ठीक है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, तो 4/3 पाई और क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल तो क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम 1 क्यूब हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 × 4/3 इंटू पाई आर क्यूब बाई ए का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, 4r बाई √3 का होल क्यूब, 4r बाई √3 का होल क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको आता है √3 पाई/8।
कितना आता है आपको √3 पाई बाई 8 आता है, जिसको सॉल्व करने पर आपको 0.68 आता है। जिसको सॉल्व करने पर आपको कितना आता है 0.68 आता है, या इसी को आप लिख सकते हैं 68%। तो पिछले वाले के कंपैरिजन में जहां ओनली 52% ही पैकिंग फ्रैक्शन था, उसके कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा है, और इसीलिए ये मोर इफिशिएंट पैकिंग कहा जाता है। एक और चीज इसमें हमें सीखना होता है, और वो होता है डेंसिटी। ठीक है, तो एक और चीज लिख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी तो एक ही चीज होता है, मास ऑफ क्रिस्टल बाई वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। तो मास कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है, और एक एटम का मास कितना होता है m बाई एवोगाड्रो नंबर, और वॉल्यूम एक ही हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू इस केस में कितना है 2। जेड का वैल्यू कितना लिखना होगा आपको 2 लिख दीजिए, इनटू m बाई na इंटू ए क्यू। इसको वैल्यू को पुट करने से आपका डेंसिटी का वैल्यू आपको आ जाए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आपको कुछ लिखने होंगे, कुछ एग्जाम्पल। वो कौन कौन से एलिमेंट है जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1 ऑल एलिमेंट्स। एक इंपॉर्टेंट में आयरन इसी पैटर्न को फॉलो करता है, आयरन इसी क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है, और एक आपका होता है बेरियम। तो ये आपको एग्जाम्पल में आपको याद रखने होंगे, इस पर न्यूमेरिकल आपको आएंगे, आपको बताने होंगे बना। इतना सारा चीज से ही आपको न्यूमेरिकल बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, एक और लेते हैं। अगला जो हमारा सिस्टम है तीसरे तरह का, उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग करते हैं, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहा जाता है। चलिए सीखते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक या एफसीसी, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCPD इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। इसका एक डायग्राम बनाते हैं लोग। ठीक है, इसमें 8 कॉर्नर्स पर एक एक एटम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सभी 8 कॉर्नर्स पर आपको एक एक एटम्स होते हैं, और सभी फेस सेंटर्स पर भी एक एक एटम्स होते हैं। सभी फेस सेंटर्स पर भी एक एक आपको एटम्स होते हैं। ये देखिए, ये फेस सेंटर है,
यहां आपको एक एटम, यहां भी आपको एक एटम, ठीक है, यहां पर भी आपको एक एटम होगा, यहां पर भी होगा, फ्रंट फेस पर भी एक एटम होगा और बैक फेस पर भी एक एटम होगा। तो सबसे पहली बात जो हमें यहां नोट करना है वो ये है कि आठों कॉर्नर्स पर एक एक एटम्स मौजूद है और ऑल 6 फेस सेंटर्स पर 1 2 3 4 5 हमारी तरफ 6 अंदर की तरफ, इन सभी फेसेस पर भी एक एक एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें टचिंग कंडीशन आपको अलाउंग दी फेस डायगोनल होता है। टचिंग कंडीशन क्या होता है? अलाउंग दी फेस डायगोनल होता है। ये आपका ए होगा, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जो आपका होता है इसको क्या कहेंगे हम लोग? फेस डायगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फेस डायगोनल। ये अगर ये है और ये भी ए है तो ए और ए कितना हो जाएगा? ए और ए डायगोनल कितना हो जाएगा? √2a आपको डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि बीसीसी की तरह इसमें भी टचिंग कंडीशन इसके अलाउ नहीं होता है। टचिंग कंडीशन अलाउ दी फेस डायगोनल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को लिख लेते हैं। टचिंग condition is along the face diagonal and not along the टचिंग कंडीशन आपको फेस डायगोनल के अलाउ होते हैं, ना कि एजेस के अलाउ होते हैं, ठीक है। तो टचिंग कंडीशन के हिसाब से देखेंगे क्या होगा? ये √2a है, इसका डायग्राम इतना नाम ये है। अलाउंग द फेस डायगोनल आपको कुछ ऐसा होगा, एक एटम यहां होगा, एक एटम आपको यहां होगा और ये एटम आपको यहां होगा, ठीक है। आर कितना आर हो जाएगा? 4r हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। आर 4r और ये किसके बराबर है? √2a के बराबर है। इसको लिख लीजिए। 4r = √2a और यहां से आपको आ जाएगा a बराबर 2√2 एक किसके बराबर हो जाएगा? 2√2 r के बराबर आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सीखना है इसमें जेड का वैल्यू कितना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो आप एक चीज देखिए, आठों कॉर्नर्स पर एटम मौजूद है, इनका 1/8 कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में होगा। 8 × 1/8 ये किसके लिए होगा? कॉर्नर्स पर के एटम्स के लिए होगा, ठीक है। प्लस ये जो फेस है, ये जो फेस है आप इसको देख सकते हैं कि कोई भी एटम इस तरह से है, अगर इसे एक फेस पार कर दीजिए, एक पेज से कट कर दीजिए, तो इसके अंदर में केवल हाफ एटम ही ना लाई करेगा, हाफ एटम तो बाहर चला जाएगा। तो यहां पर जो एटम रखा गया है उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना हो जाएगा? ओनली हाफ। और इसीलिए लिख सकता है ऐसे कितने? तो 1 2 3 4 5 6 × 1/2 ये किसके लिए? फेस सेंटर के लिए। टोटल कितना हो जाएगा आपको? 8 × 1/8 1, ठीक है, और यहां पर 6 × 1/2 यानी कि 3,
टोटल आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कुछ इस तरीके से देखना होगा। जैसे आप इसको देखिए, इस एटम को आप गौर करके देखिए, ये एटम किसके साथ टचिंग कंडीशन में, तो ये एटम आपको इसके साथ टचिंग कंडीशन में 1 2 3 4, यानी कि 4 एटम इसको इस वाले प्लेन में मिलेंगे। ठीक है, और देखिए आप एक चीज देखिए कि इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक a/√2 है, और यहां पर भी इसका डिस्टेंस a/2 और a/2 का होल स्क्वायर मैंने अंडर रूट करेंगे तो a/√2। तो इसके लिए एक यहां, एक उस तरफ वाला और एक ऊपर वाला, देखिए ना, a/2 यहां से यहां तक हो जाएगा और a/2 यहां से यहां तक हो जाएगा। तो हाइपोटेनस जब मिलाएंगे तो √2 ऑफ a/√2 आएगा, a/2, तो a/√2 यहां पर से यहां तक आपको आ जाएगा। तो ये इसके साथ टचिंग कंडीशन में नीचे वाला, तो इस दीवार को ऊपर ले जाने पर भी एक टचिंग कंडीशन में होगा 2, एक उस पीछे वाले दीवार में नीचे 3 और एक पीछे ऊपर वाले में, तो कितना हो गया 8। ठीक है, इसी हिसाब से इसके साथ टचिंग कंडीशन में है a/2 और a/2, तो ये वही डिस्टेंस है जो a/2 और a/2 से है। तो इसके साथ टचिंग कंडीशन में है, यहां से इसके ऊपर जो रखा गया आइटम उसके साथ टचिंग कंडीशन में, और यहां भी इसके साथ टचिंग कंडीशन में और ऊपर भी। तो टोटल आपको 4 की एक बार है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 12 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? तो पैकिंग फ्रैक्शन को एक ही तरीके से दिया जाता है कि जो आपको वॉल्यूम यूज हुआ है, ठीक है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइटम्स जो उसके अंदर लाई कर रहा है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम यूज, एटम इसके अंदर में कितना है, तो इफेक्टिवली द यूनिट सेल हैज 4 एटम्स, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 × 4/3 πr³। ठीक है, हर एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ होगा, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा 1/3। एक वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आ जाएगा 4 × 4/3 πr³ by 2√2 r का होल। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें वैल्यूज आती हैं। जब इनको आप पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा π/3√2। क्या आ जाएगा आपको π/3√2 आएगा, और इसको सॉल्व करने पर ये आपको 0.74 आएगा, या 74% आता है। कितना आता है 74% होता है। यहां पर डेंसिटी का अगर आप फार्मूला यूज करेंगे तो डेंसिटी का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? डेंसिटी सिंपली होता है मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास क्या हो जाएगा? तो मास हो जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जितने हैं इनटू हर एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास का एवोगाड्रो नंबर होता है, इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जेड का वैल्यू इस केस में कितना पुट करेंगे? इट इज 4, तो लिखेंगे 4 × m/na/8, यानी कि 4m/na(a³ करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको और बचता है कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो इस फैशन, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं
वो है आपको एल्यूमिनियम, क्वाइनेज मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्वाइनेज मेटल इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। निकेल एक कैल्शियम है, और इसके साथ निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। तो याद करना आसान है, ये तीनों क्वाइनेज मेटल है, एक साथ याद कर लीजिए, एक ही ग्रुप के हैं, और एल्यूमिनियम है और कैल्शियम। इतने ही आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। एक और इसमें अरेंजमेंट होता है, इसमें टाइप में आपको नहीं बताया, मैं बोला हूं कि टाइप इसमें एबीसी होगा, एबी टाइप होगा। इसको समझाने में काफी कॉम्प्लिकेसी होता है, और इसीलिए उस टाइप को समझाने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको दूंगा, जिसमें आपको वो एक साथ समझाया जाएगा, ठीक है। इसमें टाइप की अगर आप बात करें तो ये एबीसी टाइप होता है। नोट कर लेंगे नोट्स में एक साथ, एबीसी टाइप होता है। कैसे, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है, ये कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वो थोड़ा कम डिटेल में सीखना होता है। चलिए स्टार्ट। नाम है उसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग कहने लगते हैं कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। आप गलत है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसके सारे डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इस पर क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको आप ये ना कहें कि आउट ऑफ सिलेबस का है, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, मैं एक रफली डायग्राम बना देता हूं। इसमें क्या होता है कि ऊपर में एक हेक्सागन होता है, और नीचे में भी एक हेक्सागन होता है। ठीक है, ये दो हेक्सागन, ये दोनों आपस में जुड़े हैं। ठीक है, ये हेक्सागन्स होते हैं, सिलेंड्रिकल हेक्सागन होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल हेक्सागन होता है। इसमें सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम्स होता है। मैं बनाता हूं। इसके अलावे फेस सेंटर पर भी एक एटम है, और इसके अलावे यहां पर बीच में भी एक एटम होता है। 3 एटम होते हैं, ठीक है। वो 3 एटम से होते हैं। 3 एटम एक ट्रायंगल बना करके रहते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइप आप तुरंत डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका ये ए टाइप है, इसी के ऊपर ये है, तो ये भी ए टाइप हो जाएगा।
और इस दोनों के देखिए ये क्या होता है कि ये 3 एटम इसके ऊपर रखे होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बीच जो गड्ढा बनता है उसमें ये एटम होता है, और इन तीनों के बीच में गड्ढा बनता है वहां पर ये एटम होता है। तो ऐसे सैंडविच जो होते हैं, समझ लीजिए ये ब्रेड है और ये बटर है, सैंडविच होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर बी है तो इसका टाइप तो आपको दिख गया होगा, ये एबी टाइप होता है। तो सबसे पहले इसी चीज को लिखते हैं, इसको इजीली समझा जा सकता है, एबी टाइप होता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितना ओवरऑल करना है उस चीज को मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर देखें तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो होता है, हाइट ऑफ जो सिलेंडर आपका होता है वो यहां से लेके यहां तक हाइट ऑफ सिलेंडर होता है, इसका वैल्यू 2/3 इंटू 4r के बराबर होता है। √2/3 इंटू 4r के बराबर होता है। ये सोल्व करने से आता है, बहुत ज्यादा सोल्व करेगा, वो सब डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको ये हाइट पूछा जाएगा, इसको यूज करने के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें टचिंग कंडीशन जो होते हैं वो यहां होते हैं, एटम आपको यहां टच करते हैं तो यहां से यहां तक आपको ए होगा, और ये टचिंग कंडीशन यही होता है, तो ए बराबर आपको 2r होता है। तो ए इज इक्वल टू 2r नोट कर लिया जाए, ठीक है। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 12 होता है, ये आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आपका कैसे हो। जैसे आप इस एटम को पकड़िए, ये एटम इमीडिएटली 1 2 3 4 5 6 एटम से टचिंग कंडीशन में है, ठीक है। और इसके अलावा ये 3 एटम भी इसी के ऊपर रखे गए हैं, तो 3 एटम के साथ टचिंग है, और 3 एटम इसी तरह का नीचे भी होता है, तो 3 + 3 6 एंड 6 कितना हो जाएगा 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबके लिए यहां पर सभी तरह के एटम्स के लिए कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जेड निकालते हैं कि जेड यहां कितना होगा, जेड यहां कितना होगा इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जेड देखा जाए, जेड में देखिए आपको 3 तरह के एटम्स हैं, एक जो कॉर्नर्स पर, दूसरे जो फेस सेंटर्स पर, और तीसरे जो बीच में, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे जेड बराबर, ये जो यहां पर है ये पूरी तरीके से अंदर लाई कर रहा है, इसलिए 3 × 1, ठीक है। और जब फेस सेंटर पर है 2 है और ये हाफ अंदर लाई करेंगे, तो 2 × ½ किसके लिए, ये आपको फेस सेंटर के लिए, प्लस और क्या है आपको, ये देखिए आप इसको अगर आप गौर से देखें तो ये 120 डिग्री, जैसे ये अगर है, ठीक है, इसको पहले हाफ कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये हेमी स्फेयर आपको मिला, इस हेमी स्फेयर को ऊपर से अगर देखिए तो 3 टुकड़ों में आप बांट दीजिए, इसलिए चूंकि ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री, तो 120 120 120 कोई एक ही नहीं इसके अंदर में लाई करेगा, तो यहां पर पूरे स्फेयर का आप आधा कर लिए, इसलिए 1/2 फैक्टर आ गया, और यहां पर उस हेमी स्फेयर का केवल 1/3 पार्ट ही आप इसके अंदर करवाएं, इसलिए आपको 1/3 फैक्टर, टोटल अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 1/2 × 1/3 यानी कि 1/6 पार्ट होगा, यानी कि इस एटम का केवल 1/6 पार्ट ही इस रिएक्टर के अंदर में है। तो लिखेंगे, और ऐसे ऐसे कितने एटम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, प्लस 12 × 1/6, ये कहां पर के लिए,
कॉर्नर्स पर के एटम्स के लिए, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा 3 + 1 + 2 इट इज 6, यानी कि इफेक्टिवली 6 आइटम्स आपको इस यूनिट सेल के अंदर में है, ठीक है। अब आपको आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ये सिलेंड्रिकल यूनिट सेल है तो इसको यूनिट सेल भी लिख सकते हैं। तो ऐसे जब सर्कुलर बेस होता है तो उसका वॉल्यूम सिलेंडर का कितना होता है, बेस का एरिया πr² इंटू हाइट। तो यहां पर बेस का एरिया हेक्सागन है तो बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना हो जाएगा, तो इसको देखिए आप, ऐसे ऐसे 6 लोग हैं, 6 ट्रायंगल बनेंगे तो 6 इंटू किसी एक का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, ये हो गया इंटू हाइट। हाइट सिलेंडर कितना है 2/3 इंटू 4r। तो इसीलिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जो टोटल एटम सभी एटम्स का वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, we have total 6 atoms in the unit cell, तो 6 into 4/3 πr³ by वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको ये आ जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, a = 2r रख दीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 6 into √3/4 into 2r का होल स्क्वायर इंटू 2/3 इंटू 4r, ठीक है। इसको आप जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर ये आपको आ जाता है, मैं डायरेक्टली आपको सोल्व कर देता हूं, टाइम थोड़ा कम लगेगा आपको। ये आपको आ जाता है π/3√2, π/3√2 यानी कि 0.74 यानी कि 74% को पैकिंग फ्रैक्शन आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको यही पैकिंग फ्रैक्शन आपको एफसीसी में मिला था, सेम एज एफसीसी, सेम एज एफसीसी। तो एफसीसी और इसमें जब क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो हम दोनों को एक ही जैसा डील करते हैं। केवल ये ध्यान रखते हैं कि एफसीसी में जेड का वैल्यू आपको कितना होता है 4 और एचसीपी में जेड का वैल्यू कितना होगा 6। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 और एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। तो जब भी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो सब कुछ हम सीसीपी की तरह ही इसको ट्रीट करते हैं, केवल जेड जब पुट करना होता है तो इसमें 6 पुट करेंगे और एफसीसी में 4 पुट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला इसका हो जाएगा डेंसिटी = Z × M/NA, मैं कई बार इसको सोल्व किया हूं, इंटू एज लेंथ का होल क्यूब। यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना रखा जाएगा 6 × M/A³ × NA, ठीक है। इसके अलावा वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसके पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये 3 आपको इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, टिटेनियम, कोबाल्ट एंड जर्कोनियम, ठीक है। ये आपको एग्जांपल है। तो इसमें इससे बियॉन्ड, जैसे ये कहां से है, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। सब मैथमेटिक्स में जब पढ़ेंगे आप
3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहां से ही सॉल्व करके लाएंगे। आपको ये नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सारे चीज आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीजों पर मत ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह ही पढ़ें तो आपको क्वेश्चन ज्यादा लगता है। इस तरीके से जो 4 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जो आपको एलिमेंटल फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है।